Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping everybody is fine. Well, beta, let us start our today's lecture. And today's lecture is all about essay writing and composition. You know that essay writing is one of the important question in your paper. You are supposed to write an essay on any one of the given topics comprising 300 to 400 words. So we will get to know that what is an essay and how to write a good essay. तो आज बेटे आप ऐसे राइटिंग के हवाले से आपका लेक्चर है और ऐसे राइटिंग के हवाले से कुछ थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आता है, आपके सिलेबस में एफएससी पार्ट 2 के सिलेबस में ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन शामिल है और ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको एक ऐसे लिखना होगा, किस तरह से आपको एक क्वेश्चन आता है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। आपके पास 4 एसेस आ जाते हैं और इन 4 एसेस में से आपको कोई एक ऐसे सेलेक्ट करना है जो आपका वेल प्रिपेयर्ड है। तो बेटे आपके पास ये इंटीमेशन भी मौजूद होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो ऐसे है वो कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है बेटे, इससे एक्सीड कर सकते हैं, कम ना कीजिएगा। ठीक है, इससे एक्सीड कर सकते हैं, एक आधा पेज आप ज़्यादा ले जा सकते हैं। 3 शीट्स तो आपको लिखना ही चाहिए। और एसेस में बेटे एक ख्याल आपने ये रखना है कि हमें कोट्स भी लिखने हैं, जो टॉपिक रिलेटेड, जो पैराग्राफ से रिलेटेड जो कोट्स हैं वो भी आपने साथ लिखना है। आपके हर ऐसे में तकरीबन 6-7 कोट्स जो हैं वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ऐसे जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है, मेयारी हो जाता है और ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, ज़्यादा वेटी हो जाता है। तो आपने उसमें कोटेशंस भी याद करना है और कोटेशंस जो है वो आप लिखेंगे किस तरह से। कोटेशंस के लिए आप ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल कीजिएगा अपनी पैराग्राफ्स के साथ साथ, जहाँ वो रेलिवेंट आपको कोट नज़र आता है वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो बेटे ऐसे राइटिंग के लिए भी क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं जहन में रखना, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफ़ाइन करना है कि ऐसे है क्या। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ उनको पिक करें, अगर नोट कर लें, नोट डाउन कर लें तो वेल एंड गुड। ठीक है बेटे, इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एसे। आज हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ एन एसे। ठीक है बेटे, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लिटरली द वर्ड ऐसे मीन्स एन अटेम्प्ट। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एन अटेम्प्ट, कि किसी चीज़ के लिए कोई कोशिश की जाए। तो लिटरली ऐसे का मतलब क्या हुआ? एन अटेम्प्ट। फिर हम देखते हैं ऐसे के बारे में मज़ीद कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। एक लिटरेरी एक्सप्रेशन है आपका, उसमें आप अपने आइडियाज़ का इजहार कर रहे हो, तो वो एक लिटरेचर का एक फॉर्म है, तो उसको हम ऐसे कहते हैं। फिर क्या है कि इट इज़ अ हारमोनियस ब्लेंड। और ब्लेंड किस चीज़ का है? ये मिला जुला हारमोनियस ब्लेंड किस चीज़ का है? ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। क्या आपके आइडियाज़, आपके ख्यालात और उनके एक्सप्रेशन, उनका इजहार आप किस तरह से करते हो। तो ऐसे की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज़ अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। इस तरह से मज़ीद देख लेते हैं कि इट इज़ अ टेस्ट। इट इज़ अ टेस्ट you can say that it is a way to test the ability. It is a way to test the ability, to think on a subject, and express one's thoughts in a clear and intelligible way. In a clear and intelligible
वे। तो हम मज़ीद देखते हैं कि ऐसे के बारे में क्या चीज़ शेयर हुई है कि इट इज़ अ वे टू टेस्ट द एबिलिटी टू थिंक ऑन अ सब्जेक्ट, टू थिंक ऑन अ सब्जेक्ट एंड एक्सप्रेस one's thoughts in a clear and intelligible way। तो बेटे व्हाट इज़ एन ऐसे, आपने ये देखा, आपने लिख लिया होगा कि लिटरली द वर्ड ऐसे मीन्स an attempt. What does it mean? It means an attempt. And again we see that it is a form of literary expression and it is a harmonious blend of thoughts and expression. Then again it is a way to test the ability to think on a certain subject and to express one's ideas or thoughts in a clear and intelligible way. तो मज़ीद थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है। हम देखते हैं कि we have diversity of subjects। So it is a very vast field, it has a very vast field। We can write on any topic, we can write on any subject or topic under the sun, in the world, under the sun। तो हमें एक और मज़ीद चीज़ क्या पता चलती है कि we have diversity of subjects, it has a very vast field and we can write on any subject, on any topic under the sun mean in this world। ठीक है जी, ये 4 से 5 लाइन मैंने लिखी इसकी डेफिनेशंस के हवाले से, आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए ताकि इसको मैं फर्दर आपको एलेबोरेट करूं कि अच्छा ऐसे हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं, विच आर द मेन पार्ट ऑफ एन ऐसे। तो आपने क्या देखा, व्हाट इज़ एन ऐसे? Literally, the word essay means an attempt. Number 2, it is a form of literary expression, full stop. Number 3, it is a harmonious blend of thoughts and expression. Number 4, it is a way to test the ability to think on a subject and express one's thoughts in a clear and intelligible way. Then we see that we have diversity of subjects. It has a very vast field. We can write on any topic, on any subjects under the sun। जी बेटे, इसको मैं रिमूव करती हूँ। अब देखते हैं हाउ टू राइट एन ऐसे। नीचे थोड़ा सा लिखे रहने देती हूँ ताकि अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको लिखते रहें। जी बेटे, अब आपका है हाउ टू राइट एन ऐसे। अब बात करते हैं हाउ टू राइट एन ऐसे। तो बेटे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। और कौन कौन से पार्ट्स हैं हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। एंड नंबर 2 इज मेन बॉडी, the main body of the essay, and number 3 conclusion of that essay। So we have 3 parts of an essay and these include introduction, number 1 introduction, number 2 main body, and number 3 conclusion। Let us talk about introduction। introduction में क्या होगा? introduction, जी बेटा, whatever be the subject, whatever be the beginning, of an essay, comma, it should be relevant and striking। तो सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं
कि वॉट एवर बी द बिगिनिंग ऑफ एन ऐसे, जिस तरह से भी इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बिगिनिंग क्या मतलब, जिस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, कोटेशन से भी हो सकता है, डायरेक्ट बिगिनिंग भी हो सकती है, जनरल स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो जिस तरह से भी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इट शुड बी रेलिवेंट एंड स्ट्राइकिंग। तो इसकी बिगिनिंग जो है, इंट्रोडक्शन जो है, बड़ा स्ट्राइकिंग होना चाहिए और बड़ा ही रेलिवेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या नज़र आती है जी बेटा, नंबर 2 पे देखते हैं, और क्या चीज़ जो है वो हमें सामने रखना है कि it must arrest the attention of the readers के जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को ये कैच करे, अरेस्ट करे, तो इट मस्ट अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। नंबर 3 में देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मज़ीद नज़र आती है। जी बेटे, आपने ये लिखा कि इट मस्ट अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि इट मस्ट प्रिपेयर द माइंड्स ऑफ द रीडर्स for what is to come in the main body। जी बेटा, it must prepare the minds of the readers for what is to come in the main body। मेन बॉडी में क्या आने वाला है उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन जो है वो बताता है। इसके अलावा हम देखते हैं it can begin with number 1 a general statement, it can begin with a general statement। number 2 a relevant quote, number 3 it can be a direct beginning, तो बेटे हम देखते हैं कि आपके इससे कंप्राइज कर रहा है इंट्रोडक्शन को, मेन बॉडी को और कंक्लूजन को। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के लिए किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। नंबर 1 हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि वॉट एवर बी द बिगिनिंग ऑफ एन एसे, कि जिस तरह से भी हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं कि इट शुड बी रेलिवेंट एंड स्ट्राइकिंग। बड़ी रेलिवेंट चीज़ होनी चाहिए टॉपिक से, बड़ी स्ट्राइकिंग होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे। इट मस्ट अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को, अपनी तरफ तवज्जो को मबजूल करे। एंड इट मस्ट प्रिपेयर द माइंड्स ऑफ द रीडर फॉर व्हाट इज़ टू कम इन द मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में जो भी आपको जो आइडियाज आपके साथ शेयर होंगे उसके लिए रीडर माइंड को प्रिपेयर करता है कौन, इंट्रोडक्शन ऑफ दैट एसे। फिर हम देखते हैं इट कैन बिगिन विद, कि किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है। नंबर 1 अ जनरल स्टेटमेंट, एक आम कोई भी स्टेटमेंट ली जा सकती है, जनरल स्टेटमेंट। अ रेलिवेंट कोट, उससे मुतल्लिका कोई कोट लिया जा सकता है। इट कैन बी अ डायरेक्ट बिगिनिंग, या डायरेक्ट बिगिनिंग भी कर सकते हैं, कोट्स आप अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो वी टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ द मेन बॉडी ऑफ दैट एसे। हमने बात की इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन के बाद हमें बात करना है मेन बॉडी ऑफ द एसे। तो बेटे इसको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देख लेते हैं कि मेन बॉडी जो है उसमें किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। मेन बॉडी जो है उसमें क्या चीज़ होती है। वेल बेटा, सेकंड आप लिख रहे हैं मेन बॉडी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ मेन बॉडी ऑफ द एसे। वो क्या होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, a very important part of the essay. It is a very important part of the essay. It contains
क्या चीज़ कंटेन्स कर रहा है ये, क्या कंटेन कर रहा है, इट कंटेन्स फैक्ट्स, इट कंटेन्स एप्रोप्रिएट फैक्ट्स, लिखेगा इट कंटेन्स एप्रोप्रिएट फैक्ट्स, illustrations and reflections। ठीक हो गया। नंबर 1 है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे मेन बॉडी एंड इट कंटेन्स अप्रोप्रिएट फैक्ट्स। इसमें क्या चीज़ें शामिल है, अप्रोप्रिएट फैक्ट्स हैं, इसके अलावा इलस्ट्रेशंस हैं, डिटेल है, एंड रिफ्लेक्शंस एंड इलस्ट्रेशंस and reflections यानी all the thoughts, all the ideas relevant to that particular topic। फिर मैं लिखती हूँ mention the relevant ideas in the main body of the essay। हमें क्या चीज़ जनाब डिस्कस करना है, मेंशन द रेलेवेंट आइडियाज़ इन द मेन बॉडी ऑफ द ऐसे। ऐसे की जो मेन बॉडी है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं पैराग्राफ्स में। मेन बॉडी जो है उसमें स्प्लिट करके उसमें जो भी इस मुतल्लिका टॉपिक से मुतल्लिका जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, वो आपने सारी की सारी जो है उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के ज़रिए से डिस्कस करना है। लेकिन दीज आइडियाज़ एंड थाट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इट इज़ मस्ट। नंबर 3 लिखते हैं, डू नॉट मेंशन द थिंग्स हैविंग नो रेलिवेंस with the basic ideas। So you are not supposed to write or to mention anything having no relevance with the basic ideas। तो जो basic ideas हैं उनसे जो चीज़ relevant नहीं है वो आप मत लिखें, गैर मुतल्लिका उसमें मटेरियल मत डालें, क्योंकि गैर मुतल्लिका जो मटेरियल होगा वो उसको ऐसे को एलेबोरेट तो करेगा लेकिन उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो उसकी जो क्वालिटी है उसको वो ख़त्म कर देगा और नंबर आपके इस तरह से माइनस हो सकते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फैक्ट्स जो हैं और आइडियाज़ जो हैं जो रेलिवेंट हैं आपके टॉपिक के साथ, दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड इन मेन बॉडी थ्रू डिफरेंट पैराग्राफ्स के ज़रिए से आपको इनको इंडिकेट करना है। तो आपने क्या देखा, मेन बॉडी में क्या चीज़ शामिल होगी। नंबर 1, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द essay, full stop। It contains appropriate facts, illustrations and reflections। नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमें क्या बताया जाता है, इसमें क्या करना है, मेंशन द रेलिवेंट आइडियाज़ इन द मेन बॉडी ऑफ द essay, कि जो रेलिवेंट आइडियाज़ हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाए। एंड डू नॉट मेंशन द थिंग्स हैविंग नो रेलिवेंस विद द बेसिक आइडियाज़। और आइडिया से जो चीज़ क्लैश में है और जो सुपरफ्लुअस है, इजाफी है, उसे आप डिस्कस ना करें। ठीक है जी, ये आपकी मेन बॉडी। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है ऐसे का वो देखते हैं, वो क्या था जी, कंक्लूजन था। कंक्लूजन जो है उसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि कंक्लूजन जो है उसके बारे में क्या हदायत हैं, हम किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। जी बेटी, तो यहाँ देखते हैं कंक्लूजन ऑफ एन essay। नंबर 3 पे आपके पास ऐसे में जो चीज़ काबिल गौर है वो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन यानी कि द एंड ऑफ एन essay। कंक्लूजन में हम क्या चीज़ देखते हैं, देखें बेटा, अ वेल बिगन essay is half done। The next half depends on the main body and conclusion। मेन बॉडी एंड conclusion। जी हम क्या देखते हैं बेटा, conclusion होता है द एंडिंग। हमें बताया गया अ वेल बिगन essay इज हाफ डन, कि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा कर लिया तो हाफ डन हो गया आपका ऐसे, बिल्कुल ज़बरदस्त हाफ डन तैयार है। लेकिन द नेक्स्ट हाफ डिपेंड्स ऑन द मेन बॉडी एंड
कंक्लूजन। जो ऐसे का नेक्स्ट हाफ है उसमें आपकी मेन बॉडी और कंक्लूजन बहुत अहमियत का हामिल है। जी, हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होना चाहिए कंक्लूजन में, कि इट मस्ट बी शॉर्ट। ठीक है। नंबर 2, it must give us a sense of completeness. It must give us a sense of what? A sense of completeness. जी बेटे, it must be short, it must give us a sense of completeness। और फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि it must end naturally। It must end naturally। ठीक हो गया जी। नंबर 4 पे हम देखते हैं और हमें क्या चीज़ बताई जाती है जी, और कैसा होना चाहिए जी आपका ऐसे का एंड, कि it concludes the essay keeping in view the above mentioned ideas, it is to be concluded। आप लिखें बल्कि बेटे, it is to be concluded, it is to be concluded keeping in view the above mentioned ideas। It is number last, it is the extract of an essay। तो बेटे हमें क्या चीज़ें इसमें पता चली, हम when we talk about the conclusion of an essay, we talked about the introduction, we talked about the main body, and now we are talking about the conclusion of an essay। conclusion कैसा होना चाहिए? A well begun essay is half done, the next half depends on the main body and conclusion। आपका इंट्रोडक्शन है, वेल बिगन ऐसे है, इंट्रोडक्शन है, तो वो इसका मतलब है ऐसे हाफ डन है, और इसके बाद नेक्स्ट इस पर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें मेन बॉडी पर और कंक्लूजन पर। फिर है इट मस्ट बी शॉर्ट। आपका कंक्लूजन जो है वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी शॉर्ट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। इट मस्ट गिव अस अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, that is something very important। it must give us a sense of completeness, कि हमें इसमें क्या एहसास मिलना चाहिए कि कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। it must end naturally, बड़े नेचुरल अंदाज में आइडियाज़ को सामने रखते हुए इस टॉपिक के आपको उसे नेचुरली एब्रप्टली उसको एंड करना है, नेचुरली एंड करना है। इट इज़ टू बी कंक्लूडेड कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन्ड आइडियाज़। तो जो अबव मेंशन्ड आइडियाज़ हैं ऐसे के अंदर, उनको आप अपने व्यू में रखें, अपने सामने रखें और फिर कंक्लूड करें, ब्रीफ कंक्लूजन। ठीक है। इट इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एसे। और ये क्या होता है बेसिकली? कंक्लूजन क्या है? एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है आपके उस एसे का जो आपने लिखा है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपने वो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट how to write an essay. First of all, you have to keep in view that it must be having a very striking, very relevant introduction, then the main body, and you have to discuss all the main ideas or thoughts related to that particular topic, and conclusion, it must give us a sense of completeness, and it is the essays to be completed, concluded keeping in view all the main ideas and thoughts discussed in the above mentioned essay। जी बेटे, बात कंक्लूजन की हुई। अब इसके बाद हम जाते हैं एक और चीज़ देखते हैं कि वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेस। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एसेस जो होते हैं, किस तरह के एसेस जो हैं वो आपको पेपर में आ सकते हैं, और एसेस जो है उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है। ठीक है बेटे, ये मैं अभी आपको यहाँ पर लिख कर देती हूँ। जी बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेस। तो यहाँ इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कितने ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। तो वी कैन रफली डिवाइड
essays into how many classes? Into 4 classes. Into 4 classes. So see, we can roughly divide essays into 4 classes. And which classes? In which classes? Let's see. Number 1, descriptive essay. Descriptive essays. Number 2, narrative essays. Number 3, reflective essays. And number 4 is argumentative essays. तो बेटे अहम चीज़ क्या है कि we can roughly divide essays into 4 categories, into 4 classes. Number 1, descriptive essays. Number 2, narrative essays. Number 3, reflective essays. And number 4, argumentative essays. So let us talk about all these in detail. Number 1 आपके पास क्या आ गया जी? डिस्क्रिप्टिव एसेस. कौन कौन से एसेस होते हैं? मैं लिखती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एसेस डील विद persons, towns and places. तो डिस्क्रिप्टिव एसेस डील विद persons, towns and places. Persons, towns and places. Like एग्जाम्पल किस किस्म के ऐसे होंगे ये? जैसे मैं कहती हूँ माई हाउस, our neighbor, life in a village. तो बेटे डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस होते हैं आपके एफएससी में ज़्यादातर. तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या है. डिस्क्रिप्टिव एसेस डील विद पर्सन्स, टाउन्स एंड प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे. आवर नेबर, लाइफ इन अ विलेज आर ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव एसेस. ठीक है बेटे, डिस्कस कर रहे हैं ये पर्सन, टाउन्स या प्लेसेस को डिस्कस कर रहे हैं. इनको क्या कहते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव एसेस कहा जाता है. जी बेटे, वी कैन रफली डिवाइड एसेस इनटू 4 क्लासेस: डिस्क्रिप्टिव एसेस, नैरेटिव एसेस, रिफ्लेक्टिव एसेस and argumentative essays. And first of all, to talk about descriptive essays a little in detail. Actually these type of essays deal with persons, towns or what, or places. Like my house, our neighbor, we are going to give description of all these things. My house, our neighbors, life in a village, etc. ठीक है, इस तरह के डिस्क्रिप्टिव एसेस कहलाते हैं. जी बेटा, अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी है उसको देखते हैं कि नैरेटिव एसेस जो हैं वो किस तरह के हैं. जी मैं आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ. नंबर 2 इज नैरेटिव एसेस. कौन से होते हैं? दिस टाइप ऑफ एसेस डील विद events, stories or biographical sketches of some well-known persons. और इसकी एग्जाम्पल हमें क्या मिलती है? लाइक आई कैन से अ रेलवे जर्नी, a picnic, a dream. तो बेटे आपने क्या पढ़ा अभी
कि आपके पास अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है नैरेटिव एसेस। नैरेटिव एसेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि डील विद इवेंट स्टोरीज और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट और वेल नोन पर्सनैलिटीज़ और पर्सनस लाइक अ रेलवे जर्नी, अ पिकनिक, अ ड्रीम। तो इसमें आप नरेट कर रहे हैं, कोई वाक़या आप नरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये नैरेटिव एसेस कहलाते हैं। आप देखिए आपके जो एफएससी का सिलेबस है उसमें जो एसेस की बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस जो हैं वो शामिल हैं। कौन कौन से एसेस शामिल है बेटे? डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस शामिल हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या था? रिफ्लेक्टिव एसेस। रिफ्लेक्टिव एसेस। तो रिफ्लेक्टिव एसेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव एसेस क्या होते हैं कि डील विद दिस टाइप ऑफ एसेस डील विद पॉलिटिकल, social and domestic issues तो बेटे आपके पास बात आती है रिफ्लेक्टिव सॉर्ट ऑफ एसेस। तो वी सी दैट दिस सॉर्ट ऑफ एसेस डील विद पॉलिटिकल, सोशल एंड डोमेस्टिक इश्यूज और अफेयर्स। तो इस तरह के अफेयर्स के बारे में उस पर डिस्कस किया जाता है और मोस्टली हम बीए के सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में इस तरह के एसेस ज़्यादा देखते हैं। नंबर 4 है आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस। किस तरह के होते हैं? This type of essays aim at explaining, assaying or thesis. An average reader cannot comprehend them well। ठीक है बेटे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस जो है वो क्या है? वो हाई क्लासेस में आपके थीसिस वगैरह में जो एसेस होते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस होते हैं। हम देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ एसेस एम एट एक्सप्लेनिंग अ सेइंग। कोई सेइंग है वो आपको दे दी गई है, उसके ऊपर लिखना है, फिलोसॉफिकल व्यूज़ आपके चाहिए उस पर, और अ थीसिस या कोई थीसिस लिख रहे हैं आप, उस पर कोई आपके आइडियाज़ और व्यूज़ जो है वो उस पर कोई ऐसे चाहिए तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऐसे होगा। एंड something that is really very important, that an average reader cannot comprehend this type of philosophic essays easily। किस तरह के जो philosophical essays होते हैं उनको comprehend करना एक आम एवरेज रीडर की बात नहीं है। तो आप देखते हैं कि आपके पास टाइप्स कौन कौन सी आ गई? डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और रिफ्लेक्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस। तो बेटे आपके सिलेबस में, एफएससी के सिलेबस में मोस्टली आपके पास डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस जो हैं वो आते हैं। और ऐसे वाला क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है इसको बेटा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो, इसका इंट्रो बहुत उम्दा है, इसकी मेन बॉडी में मेन आइडियाज़ को डिस्कस किया हुआ है प्रॉपरली, अप्रोप्रिएट फैक्ट्स जो हैं उसमें डिस्कस किए गए हुए हैं, साइड बाय साइड सब चीज़ों को लेके चले हैं आप। और इसका कंक्लूजन जो है वो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस दे रहा है और इसमें कोट्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो आपके बहुत अच्छे नंबर जो है ऐसे में आ सकते हैं। और ऐसे के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कितना लंबा, कितनी कोटेशंस, ये मैं आपको बता चुकी कि इस हमें बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती है 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है, 3 शीट्स तो आपकी आना भरने चाहिए, आपको लिखना ही चाहिए। आप इसको एक्सीड कर सकते हो अपने वर्ड्स को, एक आधा पेज और लिख सकते हो, लेकिन कम ना कीजिएगा, शॉर्ट ऐसे ना लिखेगा। ऐसे बहरहाल डिमांड करता है कि उसकी एक लेंथ, प्रॉपर लेंथ होना चाहिए। और इसमें कोटेशंस लाजमी लिखें। कोटेशंस जो है वो ब्लू इंक पेन से भी लिख सकते हैं, लाइट ब्लू जो मार्कर है बारीक लिखने वाला, उससे भी आप ये कोट्स जो हैं उसमें कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। बेटा ये आपको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि व्हाट इज़ रियली मेंट बाय एन एसे और इन हाउ मेनी पार्ट्स एन एसे इज़ टू बी डिवाइडेड एंड व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। रफली we can divide it into how many classes.
वो हमने बात कर ली। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें कैसे भी स्टार्ट करेंगे और उसमें उस ऐसे की कोटेशंस भी मैं आपको कुछ मज़ीद जो है वो लिखवा दूँगी बोर्ड में, ठीक है बेटा। अच्छा, बिफोर वी एंड आवर टुडेज़ लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर अ शॉर्ट मैसेज विद यू पीपल, एंड दैट इज़ एन इस्लामिक hadith rather I would say that our beloved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that what is the definition of a Muslim? A Muslim is the one who avoid harming the other Muslims with his tongue and with his hands. ठीक है बेटा, इसका ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का, एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।